डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा सिली मिस्टेक्स हुई है, कोई माइनस की कोई मिस्टेक हो गई होगी, मैंने ज़्यादा वो देखा नहीं, तो आप लोग उसे खुद सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इन्वर्स निकालने के। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, वो सिली मिस्टेक माइनस की हो गई इसलिए वो आंसर मिल नहीं पा रहा। आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आंसर गलत है, और ये तो उसको आप खुद भी सही कर सकते हो क्योंकि आप उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर चुके हो इनवर्स के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिकों के अनुप्रयोग में सबसे पहला पॉइंट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? 3 होंगे। त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा। यानी हम सारणिक का प्रयोग करेंगे, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 द्वारा दिया जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त। 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त। अब 3 बिंदु संरेख कब होंगे? जब 3 बिंदु संरेख से मतलब क्या है, जैसे ये आपके, ये कैसे हैं आपके? संरेख है, यानी एक ही रेखा में। संरेख से मतलब क्या है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में। तो फिलहाल मैंने जैसे ये 3 बिंदु एक ही रेखा में लिए, 3 बिंदु एक ही रेखा में लिए, तो क्या इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो यानी यदि 3 बिंदु संरेख होंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि उन तीनों बिंदुओं के संरेख होने की शर्त जो होगी वो उनसे बनने वाले त्रिभुज का मान क्या होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो इसका मतलब यदि 3 बिंदु यही दे रखे हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं? इस 1/2 को 0 में भेज दो, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। अब 3 बिंदु आपके संरेख कब कहलाएंगे? जब ये आपके तीनों, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट आता है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से
गुजरने वाली रेखा का समीकरण माना दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 हैं। अब माना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई अन्य बिंदु P x, y है। अगर मान लो ये P बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि PAB अतः PAB संरेख होंगे, यानी एक ही रेखा में होंगे। और संरेख होने की शर्त तो हमें पता है क्या होती है, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0, या x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। यह आ गया दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इस तरीके से ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। ये होते हैं आपके सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिकों के अनुप्रयोग के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय का हल। और इसके नोट्स अलग से आपको नहीं भेजे जाएंगे, आप वीडियो देख के ही इन्हीं नोट्सों को कॉपी करें, इसके लिए अलग से नोट्स नहीं है। रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय के हल के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले मान लो अपने को समीकरण दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो सबसे पहले जो डेल्टा होगा, डेल्टा कौन सा होगा, यानी x y z के गुणांकों से बनने वाला सारणिक a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3
C3। ये तो आ गया आपका डेल्टा। अब निकालना है हमें डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए क्या करें? डेल्टा 1 के लिए जो प्रथम स्तंभ है यानी x के जो गुणांक है उनको किससे प्रतिस्थापित कर दो? अचर पदों से प्रतिस्थापित कर दो। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? डेल्टा 1 की। d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ गई डेल्टा 1 की वैल्यू। अब डेल्टा 2 की वैल्यू, तो डेल्टा 2 की वैल्यू के लिए क्या करें? जो y के गुणांक है उसको अचर पद से प्रतिस्थापित कर दो, यानी d1 d2 d3 c1 c2 c3, ये आ गया अपना डेल्टा 2। डेल्टा 3 निकालें तो डेल्टा 3 के लिए a1 a2 a3 b1 b2 b3, यानी जो z के गुणांक हैं उनको किससे प्रतिस्थापित कर दें? अचर पदों से, d1 d2 एंड d3। ये क्या आ गया अपना? डेल्टा 3। इसको हम सबसे पहला जो रूल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्रैमर रूल, यानी क्रैमर का नियम। क्रैमर के नियम द्वारा हम इस समीकरण निकाय को हल करेंगे, अर्थात x y z की वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो यहां पर जब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये किस किस की वैल्यू आ गई? x y और z की। जब ये x y z की वैल्यू आ गई तो यहां पर ध्यान रखना है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां पर क्या है? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और ये सारे सारणिक होंगे, संख्यात्मक मान होंगे। सॉल्व करके x y z के मान आप ज्ञात कर सकते हो। यही कहलाता है रैखिक समीकरण निकाय का क्रैमर नियम द्वारा हल। रैखिक समीकरण निकाय का क्रैमर नियम द्वारा हल। अब आता है आव्यूह विधि द्वारा हल। आव्यूह विधि द्वारा हल। आव्यूह विधि से हल ज्ञात करने के लिए किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा? देखो जरा, आव्यूह विधि द्वारा हल। सेकंड ले लेते हैं, आव्यूह विधि द्वारा हल। आव्यूह विधि द्वारा हल। आव्यूह विधि द्वारा हल कैसे करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण निकाय दिया हुआ है यहां पर लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी। यहां पर ए क्या है? ए इज इक्वल टू, अभी देखते हैं, तो यहां से ए को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इनवर्स बी। कैसे आएगा ये ए इनवर्स बी? क्योंकि इसको हम क्या करें, जैसे आपको आप सोच रहे होंगे सर ये ए इनवर्स इधर क्यों नहीं आया। अब इधर देख लो दोबारा बता देता हूं इस चीज को क्यों हुआ है ऐसा। यहां ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करो, कर दिया। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया? आई, और ये क्या हो गया? ए इनवर्स बी।
और आई को किसी भी आव्यूह से गुणा करें तो वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहां पर a क्या होगा, x y z के गुणांकों से बनने वाला आव्यूह, x क्या होगा, x y z से बनने वाला आव्यूह, और b क्या होगा, अचर पदों से बनने वाला आव्यूह। यानी क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये तो हो गया आपका आव्यूह A। आव्यूह X क्या होगा, x y z, और आव्यूह B क्या होगा, d1 d2 d3। यानी हमें क्या करना है, इस आव्यूह का केवल इनवर्स निकाल के और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी क्या हो जाएगा, x y z इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसका क्या कर दें, इनवर्स, और मल्टीप्लाई बाय d1 d2 d3। यानी इस आव्यूह का हम इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के पश्चात इसे अचर पद वाले आव्यूह से गुणा कर देंगे, और यहां पर आपका 3x1 का एक आव्यूह प्राप्त होगा। तो x बराबर, y बराबर और z बराबर वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 की थ्योरी है। यानी आव्यूह विधि द्वारा हल रैखिक समीकरण निकाय का पूछा जाता है। आव्यूह विधि या